2024 देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से अब भी उनका कोटा अधूरा है, यानी 5 सीटों पर प्रत्याशी देना बाकी है। डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। कूद के भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं, कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी। डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान में हो रही देरी को लेकर बीजेपी हमलावर है। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस को डूबती नाव करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। दीपक बैज ने कांग्रेस को देश की सबसे पुरानी नाव करार दिया और कहा कि कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। कोई कूद के नहीं भाग रहा है। कांग्रेस का कोई नया नाव नहीं है, कांग्रेस का नाव बहुत पुराना नाव है और इस नाव में देश की जनता सवार होने वाली है। अभी 2024 में कौन कूद के भागेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और हम लोग तो देख लिए हैं, कूद के भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी। और बेहद खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है, आपसे तारुफ करवा दें। अशोक बजाज साहब बीजेपी नेता, स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठाकुर साहब का भी बहुत स्वागत। के शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, शर्मा सर का भी बहुत बहुत स्वागत। तो ये तमाम जो पैनल है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अशोक बजाज साहब, सुना है कि अग्रवाल साहब को भी फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि धमकियों भरे फोन आ रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं। बजाज साहब, देखिए, कांग्रेस वास्तव में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत अब पिछड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो अब कांग्रेस के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ये मान कुल मिलाकर आप देखेंगे जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना पहले अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इनके प्रत्याशी का कहीं अता पता नहीं है। अब वो भी प्रदेश अध्यक्ष की सीट है। प्रदेश अध्यक्ष की सीट में तो प्रथम सूची में ही नाम आ जाना था, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। इसका मतलब है कांग्रेस तो अभी असमंजस में है, क्या करे क्या ना करे, ठीक, लड़े अथवा ना लड़े, ऐसी स्थिति है। कोई लड़ना नहीं चाहता और लड़ना चाहता है, इसको लोग लड़ना नहीं चाहते। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। हाँ, बजाज साहब एक बात आपने कही कि कांग्रेस कहीं है नहीं और कहीं कोई मुकाबला नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। 2018 के भी कैंपेनिंग के स्लोगन मुझे याद हैं। हैरत की बात है, इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी कल का आपका हैशटैग था लुटेरा भूपेश लुटेरी कांग्रेस। आज का जो सीक्वेंस चल रहा है कि जो कांग्रेस है वो डूबती हुई नाव है। इतने कॉन्फिडेंट होने के बाद भी कांग्रेस ही बची है। बजाज साहब, देख लीजिए ना क्या स्थिति आज कांग्रेस में। इनके लड़ाई झगड़ा इतना हो गया है कि कांग्रेस वालों ने सरकार को क्या किया, कितना भ्रष्टाचार किया, ये तो धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन पार्टी के अंदर ही जो घोटालेबाजी हुई है और जो गड़बड़ियां हुई, आर्थिक गड़बड़ियां हुई है, ये भी जनता के सामने आ गया है। तो ये लोग जिस ढंग से अभी काम कर रहे हैं, इनके पार्टी के नेता ही अब बोलते रहे कि विधानसभा चुनाव में टिकटों के सब बंटवारे में लेन देन हुआ है। ये आरोप इनके विधायक और विधायक रहे हुए जो लोग हैं उन्होंने लगाया था। हाँ, तो है अब एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास ही खत्म हो गया है। इतना अंतर वो तो बीजेपी में भी होता है, जब टिकट नहीं मिल पाती है तो लेन देन का आरोप लग जाता है। मैं आऊंगा बजाज साहब आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ठाकुर साहब, लगातार देरी, और वो भी तब, चूंकि सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं कि आपने कहा था कि इस बार ऐलान पहले हो जाएगा, कोई खास वजह? अब तो नॉमिनेशन की प्रोसेस भी शुरू हो गई। ठाकुर साहब देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है टिकट वितरण करने की। हम उस प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत हम टिकट वितरण भी कर रहे हैं। आप देखेंगे हमने पहले 39 सीटों पर टिकट डिक्लेयर किया, फिर 43 सीटों पर टिकट डिक्लेयर किया, और बहुत जल्द हमारी और एक सूची आने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी जो बुझता हुआ दिया है इनकी केंद्र की सरकार, और जब दिया बुझता है ना ललित जी, तो ज्यादा भभकता है, बोलते हैं ना ज्यादा रोशनी फेंकेगा, क्योंकि तेल खत्म होने रहता है। वही हाल इनके केंद्र की सरकार के हो गई है। ये इतने हड़बड़ी में है कि राज्य में और देश में जो आचार संहिता लगा नहीं है, और अपने 11 प्रत्याशी को उतार दी है। अब आप जब 11 प्रत्याशी उतार दिए, तब जनता के बीच जाइए भाई। आप क्यों कांग्रेस की चिंता करते हैं? कांग्रेस की चिंता करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमारे दीपक बैज जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं। अरे आप अपने प्रत्याशी को जाइए ना भाई, लेके जनता के बीच जाइए। जनता तो इंतजार कर रही कि आपके प्रत्याशी कब उनके पास आए, और जनता उनसे पूछे कि 15 लाख रुपए लेके आए हैं क्या। किसान पूछेंगे आमदनी का क्या हुआ, रोजगार के बारे में पूछेंगे। तो डर क्यों है जनता के बीच? चलिए बस्तर, हाँ, बस्तर से जुड़ा एक और सवाल। जी, बस्तर से जुड़ा एक और सवाल अब आने वाला है। एक ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर, मैं आ रहा हूं सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। और बस्तर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टिकट के पेंच को लेकर कवासी लखमा से मिलने के लिए दीपक बैज पहुंचे हुए हैं, और गर्मा गर्म सियासी दौर में हर मुलाकात सौजन्य भेंट ही कहलाती है। बस्तर लोकसभा सीट, इसे लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, कुछ प्रमाण भी सामने आए हैं। दीपक बैज, कवासी लखमा, दोनों कवासी लखमा के बेटे, दोनों की दावेदारी बस्तर सीट को लेकर है। यह मुलाकात हुई है, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ एक तस्वीर भी खींची है। के शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, डिबेट से जुड़ा सवाल तो मैं पूछूंगा ही। अभी हम एक ब्रेकिंग चला रहे हैं, ब्रेकिंग के बाद एक फोटो आई है, उसमें कवासी लखमा और दीपक बैज दोनों मुस्कुरा रहे हैं। शर्मा सर, बीसीसी के अध्यक्ष हैं और कवासी लखमा पूर्व मंत्री और लगातार वहां जीतते आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो अध्यक्ष की कुर्सी कहीं खतरे में है क्या? क्योंकि आज बस्तर के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और उसके साथ ही आप बस्तर को आप देखेंगे तो दीपक बैज के पक्ष में एक मजबूत बात यह है कि 1998 से लगातार भाजपा की जीत हो रही थी यहाँ पे, चाहे बलीराम कश्यप, उसके बाद दिनेश कश्यप, और फिर 2019 में ये गढ़ बीजेपी का जो था, पहले कांग्रेस का था 98 के पहले, लेकिन जो फिलहाल कहेंगे तो जो दीपक बैज ने तोड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी पराजय के बाद, चित्रकूट में पराजय के बाद क्या स्थिति निर्मित होती है, क्या कमजोर हुई है, या जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये चाहता है कि वो प्रदेशाध्यक्ष है तो प्रदेश की कमाल संभाले, क्योंकि 11 सीट है और कांग्रेस के मात्र यहाँ पे 2 सीट है, और बस्तर सीट इनकी जीती हुई है। भले ही जीत का अंतर उतना पिछले चुनाव में भी नहीं रहा है बस्तर में, आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्थिति आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए बस्तर में विधानसभा चुनाव में भी जो सभी 12 सीट इनके पास आ गई थी, 2018 में 11-1 की स्थिति थी। भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव में भी ये जीते, और भानु प्रताप उपचुनाव में भी इनको जीत मिली। कुल मिलाकर के जो 12 सीट आ गई तो उसमें 5-3 की स्थिति आ गई थी। 5 बीजेपी के पास, 3 मात्र कांग्रेस के पास बची। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी लगातार आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के भी प्रधानमंत्री का लेकर के या गृह मंत्री का लगातार दौरा हो रहा था। और यहाँ पे जो प्रमुख अभी आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, 5,500 रुपए जो तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जो प्रति मानक बोरा रेट देने का मामला, ये एक बड़ा विषय है। और दूसरा चीज यहाँ पे नियत नेला नार जो शुरू किया गया है, इसका कितना असर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होता है। तो तमाम प्रकार की योजनाएं कांग्रेस ने भी यहाँ इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, कहा जाए, चाहे वो देवगुड़ी का काम हो, चाहे घोटुल का काम हो, और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिस तरह से आदिवासियों को आप देखेंगे कि इसकी रक्षा के लिए बात करते हैं, तो वहां पे पहाड़ की रक्षा, और जो नगर नार प्लांट शुरू हुआ है बेरोजगारी की दूर करने के लिए 50,000 लोगों को रोजगार की बात कह रहे। तो तमाम प्रकार के यहाँ पे दोनों ही दल अपना पूरी जोर लगा रहे हैं। और देखना है कि कांग्रेस जो पिछला चुनाव जीती थी, भाजपा से सीट छीनी थी कहा जा सकता है, तो उसके पहले लगातार देखेंगे तो यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है। और
के जाने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे भाजपा कमजोर हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि उसके बाद कांग्रेस के वहां पे धीरे धीरे विधानसभा में सीटें बढ़ती गई है और लोकसभा चुनाव, यहां तक कि सभी सीटों को 2018 में पराजित हो गई, लोकसभा चुनाव भी उनके हाथ से निकल गया। अब इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से आदिवासी। ठीक 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 ठीक। चलिए, दरअसल एक और बड़ा अपडेट, सुरेंद्र दाऊ अचानक से वो चर्चा में आए हैं। मंच पर उन्होंने भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाई। अब वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं पीसीसी को और कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए, टिकट काटने की मांग की जा रही है। धनंजय ठाकुर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आएंगे हम आपके पास। इधर राजनांदगांव में कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ के भूपेश बघेल के खिलाफ मंच से बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, वो भूपेश बघेल को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने का जो लेटर लिखा गया है उसको लेकर कहा कि मैंने वीडियो देखा है। सुरेंद्र दाऊ कह रहे हैं कि 5 बरस तक कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हुई। ये रिएक्शन आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पे जाएंगे। बघेल जी ने पाटन की जनता को धोखा देना क्यों शुरू किया, क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों वो दुर्ग छोड़कर भाग रहे हैं, क्यों वो राजनांदगांव गए, क्या कारण है? जो दर्ग वहां के कार्यकर्ताओं का छलता है वो हमने देखा है, परंतु ये उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, वो जाने। हम ये जानते हैं कि प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और 11 की 11 सीटें भाजपा जीत कर आएगी। 11 की 11 सीटें भाजपा जीत कर आएगी। पैनल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा हूं। लगातार चर्चा में है, जो सुरेंद्र दाऊ हैं वो लगातार चर्चा में हैं, बहुत सक्रिय भी हो गए हैं, करवाए जा रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन ठाकुर साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, दीपक बैज जी ने भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया है और भूपेश बघेल जी राजनांदगांव में प्रचंड मत के साथ जीत दर्ज कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो हार की शुरुआत है वो राजनांदगांव से होगी। राजनांदगांव से जो आवाज उठेगी वो दिल्ली में बदलाव करेगी। ठीक, स्वाभाविक बात है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, उनके प्रत्याशी को कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे उनके हटकंडे हो सकते हैं सटकंडे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन पूरे जनता की पसंद, कार्यकर्ताओं की पसंद, बड़े नेताओं की पसंद भूपेश बघेल जी जी जी। तो इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई लेटर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे 2-4 लोग आते ही है चुनाव को देखते हुए, जिनकी खुद की व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, महत्वाकांक्षा होती है और ना तो इनको जनता पसंद करती है, ना संगठन कार्यकर्ता पसंद करते, ना कोई नेता पसंद करते, ना इनके बातों को तवज्जो देते। ठीक, बजाज साहब, सुरेंद्र जी का भी तो स्वागत ही होगा पार्टी में आपकी, मेरा ख्याल है। सुरेंद्र दाऊ लगातार बागी तेवर उनके नजर आ रहे हैं। बजाज साहब, देखिए, हमने तो पहले ही कई बार आपके चैनल में दोहराया कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत घुटन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था कांग्रेस के लोगों ने, वो तो किनारे लगे थे और जो संघर्ष नहीं किए वो लोग फ्रंट में आ गए और वही लोग सत्ता के एक प्रकार से गलियारों में नजर आने लगे। इसके कारण आम कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा आक्रोश रहा है, लेकिन चूंकि सत्ता थी, इसे सत्ता के कारण उनके मामले दबे थे। अब जैसे ही हटे, देख लीजिए भूपेश बघेल जी को आज राजनांदगांव में बाहरी बोला जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद है और विधानसभा चुनाव नहीं, ऐसे तो आपके मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कई प्रत्याशी, उनके खिलाफ भी नाराजगी है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही है, पर नाराजगी तो आपके प्रत्याशियों में भी है, आपके प्रत्याशियों को लेकर भी है। नहीं, लेकिन जिस ढंग से खुलेआम मंच में बात हो रही है, आप खुद देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जब सरकार बनने के बाद ये एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी इनकी। 2019 के चुनाव में 65 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया था। 4 महीने में कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया। और हैरत की बात यह है बजाज साहब कि उसके बाद के सारे उपचुनाव आपके हाथ से निकल गए, आपके पास प्रदेश स्तर पर नेता नहीं थे। जी जी, हैरत की बात यह कि 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी तकरीबन 3 साल मैदान में नजर नहीं आई, जब तक कि ओम माथुर ने जिम्मेदारी नहीं संभाली। बजाज साहब, ऐसा नहीं है, ये खबर है
भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न इकाइयां हैं, ये लगातार कार्यक्रम करती रही है, संपर्क करती रही है। पुरंदेश्वरी देवी जी भी थी, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छी बात बजाज साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त थोड़ा कम है। बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। आपके संगठन की ये रफ्तार बड़ी देखते बनती है। पुरंदेश्वरी प्रोग्राम में ही जेपी नड्डा को ब्रीफ कर रही थी कि प्रोग्राम इस सिलसिले में चलेगा। अचानक से उरांव साहब की चिट्ठी आ गई कि आपको यानी पुरंदेश्वरी को वहां की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। खैर, के शर्मा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आऊंगा बजाज साहब आपके पास। शर्मा साहब, एक बड़ी बात है, जब इतने प्रचंड विकास कार्य हैं और एक तरफ प्रचंड विकास कार्य और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल पर टारगेट, कोई खास रणनीति? शर्मा साहब बहुत शॉर्ट में प्लीज। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ का मॉडल भी लेके आए थे, और राजनांदगांव सीट ऐसी है जहां पे 5 विधायक कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के लिए एक वहां पे चांस बनता है जो कि पिछले 4-5 चुनाव से नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल का वहां जाना, कार्यकर्ताओं में जो बात आ रही है वो कार्यकर्ता सम्मेलन के भीतर की बात कही जा रही है, जिसके चलते हुए अभी तक कांग्रेस ने उसको नहीं निकाला है। लेकिन खुलेआम इस तरह से कार्यकर्ता, जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य, वो भी दाऊ है एक, और खुटेरी में जो कार्यकर्ता सम्मेलन में बात कही है, निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। और जिस तरह से भाजपा में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता, पूर्व विधायकों का आना हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि इस प्रकार से कार्यवाही में क्यों देरी हो रही है, कांग्रेस के लिए एक बात है। लेकिन कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं वो भी एक कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय। इस प्रकार खुलेआम कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसको अभी तक कांग्रेस से नहीं निकाल जाना भी एक बड़ी, वो अभी 3 दिन के नोटिस, हाँ 3 दिन के नोटिस पीरियड पर चल रहे हैं। ठाकुर साहब से भी रिएक्शन ले लेते हैं। ठाकुर साहब, लगातार इस तरह की बातें, पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें, चिट्ठी लिख दिया जाना और सिर्फ नोटिस जारी किया जाना, क्या निष्कासन या कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अब फिलहाल नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए ललित जी, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, वहां कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था। और आप देखेंगे उस टीवी फुटेज में, वीडियो में भूपेश बघेल जी ने संतोष जी को भी बोलने दिया जाए ऐसा उन्होंने कहा जब उनको रोका गया था। स्वाभाविक सी बात है, ये काम कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो डिक्टेटरशिप है ना। अभी हमने देखा था नरेंद्र मोदी जी के हार के माला के अंदर राजनाथ सिंह के सिर डालते हैं, फिर सिर को बाहर कर लेते हैं, कितना भय दिखता है ना। जेपी नड्डा जी को किस प्रकार से अमित शाह जी साइड कर देते हैं, दिखता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन नाम का चीज नहीं है, लोकतंत्र तो है नहीं, सारे के सारे गुलामी के दौर में जी रहे हैं वहां के लोग, तो इनमें थोड़ी बात रहेगी ना। ठाकुर साहब, एक बात वापस मैं प्रत्याशियों पर आता हूं, क्या वाकई बस्तर सीट, चूंकि मैं बस्तर पे इसलिए बात कर रहा हूं कि अब नॉमिनेशन का वक्त भी है, क्या वाकई बस्तर सीट पर कोई सुलह बन पाएगी? आज हालांकि एक सौजन्य मुलाकात हुई है, और सवाल मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, दीपक बैज ने ही कहा था 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि आज शाम तक एक लिस्ट आ जाएगी, पर यह लिस्ट आ नहीं पा रही है। ठाकुर साहब। ललित जी, आप चुनाव के इतिहास देखेंगे तो आचार संहिता लगने के बाद ही प्रत्याशी का डिक्लेरेशन पार्टियां करती रही है, और कोई नई बात तो नहीं है। और हम निश्चित तौर पर अपने पार्टी के जो चयन की प्रक्रिया, लेकिन ये बात आपकी सही है, इतिहास की बात सही है, लेकिन इतिहास से इतर अगर देखा जाए, बीजेपी ने जिस तरह से 2023 विधानसभा में प्रयोग किए, पहले ही टिकट फाइनल कर दी गई, उसका लाभ मिला है ठाकुर साहब, इससे आप इनकार नहीं करेंगे, बीजेपी को फायदा हुआ। भाई यही तो इनका डर बता रहा है ना। अगर ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात करते तो इनको छत्तीसगढ़ के 7 सांसदों के टिकट नहीं काटनी पड़ती। ये जो पहली सूची जारी की उसमें 40 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। कई इनके सांसद तो कई राज्यों के जो प्रत्याशी बनाए गए और टिकट वापस करके चले गए हैं। मध्य प्रदेश में इनके 2 बड़े नेता पार्टी छोड़ दिए हैं, तो मोदी की गारंटी बचा कहाँ? ये इनको डर दिख रहा है ना। मैं कहा ना, जो मोदी सरकार है जो एक दिए की तरह है, जो बुझने वाला है वो भभक रहा है, यानी उसकी तेल खत्म हो रहा है। और ये जो इंजन जिसको कहा जाता है, इंजन मोदी जी का इंजन, वो इंजन को छोड़ के भाजपा के लोग जा रहे हैं और इनका डर दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, आप 11 प्रत्याशी उतारे हो, आप जाओ ना जनता के बीच में, आप जाने से क्यों डर रहे हो? जाओ जनता को जवाब दो कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या किया है। अगर नरेंद्र मोदी 10 साल में कोई काम करते तो ये उनके काम का गुणगान करते, कांग्रेस की बुराई तो नहीं करते ना। 10 साल बाद भी इनके पास कांग्रेस के बजाज साहब कोई बचा है क्या? चलिए बजाज साहब से एक रिएक्शन ले लिया जाए। बजाज साहब, इतने सारे विकास कार्य आपने किए, फिर भी कांग्रेस जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मालूम है कि अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश में।
अरे आप भाजपा के बारे में बताओ, कांग्रेस के लिए मैं बैठा हूँ। आप मोदी जी के 10 बड़े काम बताओ। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के नहीं हो। कांग्रेस की चिंता करने मैं सुन बैठा तो हूँ लीजिए भाई। बजाज आप साहब। नरेंद्र मोदी के 10 काम बताओ। पार 400 पार, आप देखिएगा अरे 400 405 तो कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है 1984 में। वहां तक 405 सीट कांग्रेस पार्टी लाई है, सत्य है। चलिए चलिए, इस बार अब भारतीय चर्चा जनता पार्टी की शोर की तरफ गठबंधन जा रही है। 400 सीट मैं आपको भी को रोकना चाह रहा हूं, प्लीज, वक्त की कमी है। ठाकुर साहब ने भी बड़े अच्छे से बातें रखी। बजाज साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, फिर शोर बढ़ता जा रहा है। प्लीज प्लीज, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। शर्मा सर, आप हमारे साथ जुड़े। बजाज साहब, ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस वजह से हमें जाना होगा। और जब भी नाव डूबती है, ये बड़ा अच्छा मुहावरा भी है, इस पर भी हमारे दर्शक ध्यान रखें, क्योंकि आज इसी मुहावरे की थीम पर लगातार कांग्रेस को लेकर अटैक किया जा रहा है। बहरहाल सवाल जवाब के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।